सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। मैं लेकर आया हूं आज एक धमाकेदार वीडियो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक खूबसूरत वीडियो हमारे आने वाली है, तो आज का इंतज़ार आपने किया और मैं लेकर आ गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बुक्सा जनजाति के बारे में। इससे पहले हम 3 जनजातियाँ पढ़ चुके हैं। थारू जनजाति सबसे पहले हमने पढ़ी, उसके बाद जौनसारी जनजाति पढ़ी और भूटिया जनजाति भी पढ़ ली है, जो कि राज्य की पहली, दूसरी और तीसरी जनजाति है। आज हम पढ़ रहे हैं जो जनसंख्या के आधार पर चौथी जनजाति है। चौथी जनजाति की बात करूं, उत्तराखंड में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं इस जनजाति को लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड के एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में ये लोग निवास कर रहे हैं वर्तमान में। और इस जनजाति को उत्तराखंड में एक आदिम जनजाति के रूप में भी घोषित किया गया है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस बोर्ड में एक चित्र बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। देखिए, ये बिल्कुल कटिंग वाला है, झबरा कटिंग वाला, और ये झबरा कटिंग वाला दरअसल बुक्सा मैंने बनाया हुआ है। इस चित्र को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बुक्सा जनजाति किस प्रकार की होती है, और यह चित्र भी उसी आधार पर बना हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूं आज बुक्सा जनजाति। यदि आपने इससे पहली वाली जनजाति की वीडियो नहीं देखी तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा। पिछली वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर जाएं और उसे भी वॉच करें। तो आज मैं लेकर आया हूं बुक्सा। तो बुक्सा पर बात करते हैं, और बुक्सा इस चित्र के माध्यम से आप पहचान सकते हैं बुक्सा किस प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ ऐतिहासिक तथ्यों पर बात करते हैं। कुछ इतिहासकारों द्वारा कहा गया है कि ये बुक्सा जनजाति कहाँ थी, सबसे पहले कहाँ बसी और वर्तमान में कहाँ है। बुक्सा की बात करें तो एक इलियट हुए अंग्रेज, उन इलियट ने कहा कि जो ये बुक्सा जनजाति थी ये बनबसा में सबसे पहले आकर बसी थी, और बनबसा है वर्तमान चंपावत में। ये किसके द्वारा कहा गया है? इलियट के द्वारा। और कहाँ आकर बसे थे? बनबसा में पहली बार बसे थे, यह कहा गया। बसे थे का मतलब ये लोग कहीं बाहर से आए थे और यहाँ बनबसा में आकर के बस गए थे। लेकिन आईने अकबरी, अगर हम इस किताब को उठाकर देखें तो इसमें कहा गया है कि ये जो बुक्सा जनजाति के लोग थे ये बुक्साड़ क्षेत्र में बसे हुए थे। बुक्साड़ का मतलब वर्तमान में उस बुक्साड़ का नाम है रुद्रपुर। रुद्रपुर है उधम सिंह नगर में, यानी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में इन लोगों का निवास था। वास्तव में यह देखा भी गया है कि रुद्रपुर का पुराना नाम बुक्साड़ था, और बुक्साड़ नाम बुक्सा जनजाति की वजह से ही पड़ा हुआ है। तो ये जो बुक्सा लोग थे, ये बुक्सा लोग बुक्साड़ क्षेत्र में रहते थे, जिसे आज रुद्रपुर के नाम से जानते हैं। तब इस बुक्साड़ क्षेत्र को रुद्रचंद के द्वारा, जो कि चंद वंश का राजा था, उनके द्वारा रुद्रपुर नामक नगर बनाया गया था। अब इन लोगों से संबंधित एक तथ्य और कहा गया है। इतिहासकार ये मानते हैं कि मराठों द्वारा भगाई गई जनजाति है ये, यानी मराठों ने मराठा से इन लोगों को भगाया था और वहां से भाग करके ये इस तराई भाबर में आकर बस गए थे। तो तराई भाबर की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने थारू जनजाति पढ़ी थी तराई भाबर की, और अब हम दूसरी जनजाति पढ़ रहे हैं बुक्सा जनजाति। ये भी उधम सिंह नगर के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में निवास करने वाले बुक्सा जनजाति। अब अगर इनके रूप स्वरूप की बात करें, किस प्रकार के होते हैं? देखो, रूप स्वरूप इस प्रकार का हम चेहरे से याद रख सकते हैं कि भाई इनका रूप स्वरूप कैसा होता है। रूप स्वरूप की बात करें तो इनकी नाक चपटी होती है, जो नाक होती है थोड़ा सा चपटी टाइप की होती है। उसके पश्चात इनका चेहरा चौड़ा होता है, चौड़ा चेहरा यानी गोल मटोल टाइप के, और होंठ पतले होते हैं, यानी अफ्रीकन की तरह मोटे होंठ वाले नहीं होते हैं बल्कि पतले होंठ वाले ये लोग होते हैं। ये तो इनके चेहरे की बात है, यानी इनके चेहरे से भी हम थोड़ा सा पहचान सकते हैं कि भाई ये बुक्सा लोग हैं। अब बात करें इनकी बोली की, तो इनकी बोली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बोली कई बार पूछी जा चुकी है। बोली का नाम है रच भैंसी, याद रखें, चर भैंसी नहीं होगा, रच भैंसी। आप इसको चर भैंसी करके भी याद रख सकते हैं। और रच भैंसी इनकी बोली सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये अन्य बोलियां भी बोलते हैं, क्योंकि जैसा समाज इनको मिलता है उसी अनुसार ये ढल भी जाते हैं। कुमैया बोली भी बोलते हैं, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में ये लोग रहते हैं।
और भाबरी प्रदेश में ज़्यादा रहते हैं, यानी तराई भाबर में, इसलिए ये लोग भाबरी बोली भी बोलते हैं। तो इनकी एक बोली हम याद रखेंगे, रच भैंसी बोली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे आप 100% समझ लीजिए कि आपके एग्जाम का क्वेश्चन है सीधा सा। अब इनके गोत्र पर बात करते हैं। भाई गोत्र कितने होते हैं या कौन कौन से इनके गोत्र होते हैं। गोत्रों की बात करें तो इनकी 5 गोत्र में बटे हुए हैं ये लोग। और 5 गोत्रों का नाम क्या क्या है, तो 5 गोत्रों में यदुवंशी, राजवंशी, पंवार, तनवार, पतवार, 5 प्रकार के इनके गोत्र होते हैं। और एक गोत्र में विवाह नहीं करते हैं, ये भी इनकी खास बात है, अपने ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। यानी जो यदुवंशी होंगे वो यदुवंश में विवाह नहीं करेंगे, बल्कि वो इन अन्य गोत्रों में विवाह कर सकते हैं। ये भी इनकी कुछ खास विशेषता है। यहाँ से आप इनकी बोली भाषा भी याद रखेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ से याद रख लेंगे। अब आइए बात करते हैं कि ये लोग वास्तव में हैं कौन। ये स्वयं को पंवार राजपूत कहते हैं। मतलब कि कई लोगों ने, किसी ने, जैसे हमने पहले बोटिया में पढ़ा था, किसी ने कहा हम जनक वंश है, किसी की प्रजाति मिली हमको मंगोल, कोई कुछ अलग अलग मानते हैं। तो ये लोग स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं। और पंवार राजपूत होते थे पहले कहाँ के, गुजरात के धार प्रदेश क्षेत्र के। तो वे स्वयं को भी पंवार राजपूत ही मानते हैं। शायद मराठों ने उन पंवार राजपूतों को इस धार प्रदेश से भगाया और वे लोग आकर के कहाँ बस गए, बुक्सार क्षेत्र में या बनबसा क्षेत्र में। अब ये जो स्वयं को पंवार राजपूत मानते हैं, तो आप यहाँ पर भी देखें कि इनका एक गोत्र पंवार भी है। तो इस आधार पर हम इन्हें पंवार राजपूत कह सकते हैं। इनके कुल गांव की बात करें, यानी कितने गांव में ये बसते हैं, तो ये इनका जो कुल मंजरा निवास है वो है 173। यहाँ मंजरा का मतलब है गांव। ये शब्द भी याद रखेंगे कि भाई ये लोग अपने गांव को मंजरा कहते हैं। मतलब कि बोक्सा लोग जो हैं कुल 173 मंजरा में निवास कर रहे हैं, और मंजरा का मतलब हो गया गांव। तो ये लोग अपनी बोली में मंजरा कह देते हैं। यदि बात करें सरकार की तरफ से इनके लिए क्या विशेष क्वेश्चन हो सकता है कि आदिम जनजाति घोषित की गई 1981 में, ये हम इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। और उत्तराखंड में एक दूसरी आदिम जनजाति भी है। यदि आपको उसकी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आकर जवाब दे सकते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो 1981 में आप मानेंगे कि बुक्सा जनजाति को क्या माना गया है, आदिम जनजाति घोषित किया गया है और घोषित माना गया है। वर्तमान निवास की बात करें तो वर्तमान में कहाँ कहाँ ये लोग रहते हैं। 61% जो ये बुक्सा लोग हैं ये अभी बाजपुर, काशीपुर और रामनगर, इन 3 क्षेत्रों में निवास करते हैं। या हम ये कह सकते हैं यूएस नगर और नैनीताल, इन 2 जनपदों में 61% बुक्सा लोग पाए जाते हैं। यानी इन लोगों का निवास, 61% लोगों का निवास यहाँ है टोटल बुक्सा लोगों में से। उसके बाद अन्य की बात करें तो अन्य में कोटद्वार भावर में भी ये लोग निवास कर रहे हैं और देहरादून के क्षेत्र में भी ये लोग निवास करने लगे हैं। तो क्वेश्चन इनमें से यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक बुक्सा लोग किस जनपद में निवास करते हैं। उसका सही उत्तर हो जाएगा काशीपुर एंड बाजपुर। ये 2 क्षेत्रों में ज़्यादा ये लोग निवास करते हैं, यानी उधम सिंह नगर में ही निवास करते हैं जहाँ की थारुओं का भी निवास स्थान था। तो उधम सिंह नगर इसलिए जनजातीय एक जनपद है जहाँ पर जनजातियाँ अधिक निवास कर रही हैं। तो ये वर्तमान हमने इनकी जो स्थिति है यानी वर्तमान निवास है वो भी देख लिया है। और 1981 हम ये भी याद रखें, और 173 मंजरा में निवास करते हैं, यानी 173 गांव में निवास कर रहे हैं। ये बात होगी। आइए परिवार पर बात करते हैं। तो परिवार कैसा होता है। परिवार इनका सिंपली होता है पितृसत्तात्मक, यानी परिवार का मुखिया पिता को माना जाता है। साथ ही साथ इन लोगों में एक बहुत खूबसूरत व्यवस्था है, जो खूबसूरत व्यवस्था की सभी जगह होनी चाहिए थी लेकिन इनमें पहले से है। तो कुछ जनजातियां केवल पिछड़ी ही नहीं लेकिन मानसिक रूप से विकसित भी होते हैं। देखो कैसे कि पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार ये लोग देते हैं। जैसे आज उत्तराखंड सरकार के द्वारा पुत्रियों को भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य प्रकार संपत्ति का अधिकार भी दिया जा रहा है, उसी प्रकार से ये लोग पहले से ही देते थे अपने पुत्री को भी संपत्ति का अधिकार। यानी पिता की जमीन पर केवल पुत्र का अधिकार नहीं बल्कि पुत्री का भी अधिकार होता था इन जनजाति में, यानी बुक्सा जनजाति में। उसके बाद इनके परिवार की बात देखें तो संयुक्त परिवार
प्रथा इनमें प्रचलित है, यानी ये लोग एकजुट रह करके अपना परिवार चलाते हैं, यानी एकल परिवार की प्रथा इनमें कम है कि एकांत में कम निवास करते हैं। ये थे हमारे बोक्सा लोगों की वर्तमान स्थिति को लेकर के और बोक्सा लोगों की ऐतिहासिक जो बातें हैं उनको लेकर के और बोक्साओं का रूप स्वरूप, इतना हम समझ गए। अब आगे बात करते हैं धार्मिक व्यवस्था पर। धार्मिक व्यवस्था यानी किस धर्म को ये मानते हैं और किस प्रकार के देवी देवताओं का ये पूजन करते हैं। तो धार्मिक व्यवस्था में देखें तो इनकी एक प्रमुख देवी है चामुंडा देवी, चामुंडा माता। और चामुंडा से रिलेटेड तो गीत भी बहुत सारे हैं गढ़वाल में। तो ये चामुंडा देवी इनकी एक प्रमुख देवी है। अगर बुक्साड़ की देवी पूछा जाए तो साकरिया देवता है, यानी साकरिया देवी, देवता नहीं कहेंगे बल्कि साकरिया देवी कहेंगे। तो साकरिया देवी बुक्साड़ की प्रमुख देवी होगी और प्रमुख जो देवी होगी वो होगी चामुंडा देवी और बुक्साड़ की देवी साकरिया देवी। तो बुक्साड़ की और प्रमुख में थोड़ा अंतर है। सभी बुक्साओं की प्रमुख होगी चामुंडा देवी, केवल बुक्साड़ क्षेत्र की यानी रुद्रपुर की जो देवी है प्रमुख साकरिया है। इसके अलावा अन्य भी देवता होते हैं इनके, जैसे ग्राम खनेटी देवी। ग्राम खनेटी देवी भी एक गांव की रक्षिका देवी होगी। एक हुलका देवी, हुलका और उल्का दो नाम होते हैं, लेकिन ये हुलका देवी है। एक है ज्वालपा देवी, तो ज्वालपा देवी काशीपुर में है। तो ये सारे देवी देवता ये लोग मानते हैं। इनमें चामुंडा और साकरिया देवी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और है, जैसे तंत्र मंत्र विद्या बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग, और जो तंत्र मंत्र विद्या करने वाला आदमी होता है उसे भरारे शब्द से संबोधित किया जाता है। कैसा शब्द? भरारे। और भरारे किसे कहा जाता है? जो तंत्र मंत्र विद्या को करते हैं, यानी जादू टोना। इन जनजाति में यानी बोक्सा लोगों में अभी भी जादू टोना और तंत्र मंत्र चलता है। तो तंत्र मंत्र जादू टोना तो अभी सभी में चलता है। देखिए गढ़वाल और कुमाऊनी में वह कोई व्यक्ति नहीं होता पहाड़ का जिसने कभी मसाना न पूजा हो, तो ये तो सभी में होता है, इसलिए इनमें भी होता है, लेकिन वे लोग उसे भरारे कहते हैं। एक शब्द है बुज्जा। ये बुज्जा बड़ा खास है। देखिए बुज्जा शब्द क्या होता है? एक काल्पनिक आत्मा की पूजा करना, मतलब कि एक ऐसी आत्मा जिसका पता नहीं है कि कौन सी आत्मा है, लेकिन उस आत्मा की भी पूजा करते हैं, तो उसे कहा जाता है बुज्जा, यानी बुज्जा की पूजा करना। तो इस प्रकार से एक काल्पनिक आत्मा भी इन पर लगती है, वो काल्पनिक आत्मा है बुज्जा। इसकी सभी को पूजा करना अनिवार्य है। तो ये तो होगी धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था के बाद आ जाते हैं इनके त्योहारों पर। त्योहारों में सबसे प्रमुख है चैती का त्योहार। चैती, चैता की चैतवाली। तो चैता की चैतवाली यही होता है चैती का त्योहार, या चैती का मेला भी होता है। दूसरा त्योहार है होगड़, होगड़ त्योहार। फिर है गोटरे त्योहार और डलिया त्योहार। 4 प्रकार के प्रमुख त्योहार हैं। इनमें आप चैती याद रखें, इसी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाना है। सभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें चैती बहुत ही ज़्यादा खास है। एक लगता है मेला, ये मेला लगता है चैती मेला, और चैती मेला लगता है कहाँ? यहीं काशीपुर में। और काशीपुर में चैती मेला लगाया जाता है किसके द्वारा? इन बुक्सा जनजाति के द्वारा। और बुक्साओं का जो चैती मेला लगता है, उस चैती मेला का एक इतिहास है। इतिहास में केवल इतनी सी बात है, प्राचीन समय में इस चैती मेला में घोड़ों का व्यापार किया जाता था, और आज की दृष्टि से यह मेला अन्य परिस्थितियों में बदल गया है, यानी घोड़ों का व्यापार नहीं किया जाता, क्योंकि उस समय यातायात और आवागमन की व्यवस्था के लिए सबसे सुगम व्यवस्था घोड़े ही होते थे, तो घोड़ों का व्यापार करना निश्चित था। इसी प्रकार उत्तराखंड में एक और मेला है जिसमें प्राचीन समय में घोड़ों का व्यापार किया जाता था। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप उसका भी उत्तर दीजिएगा, उसकी बारी आएगी हम उसे भी बताएंगे आपको। और घोड़ों का व्यापार कहाँ होता था? चैती मेला, और चैती मेला लगता है जी काशीपुर। तो काशीपुर में ये लोग भी रहते हैं भाई। काशीपुर, रुद्रपुर, ये बनबसा, बाजपुर, रामनगर, कोटद्वार, देहरादून, सभी जगह में ये लोग निवास कर रहे हैं। तो काशीपुर तो वैसे भी जनजातियों का क्षेत्र विशेष है। ये होगी इतनी जानकारी, मतलब हम पढ़ चुके हैं धार्मिक व्यवस्था भी और त्यौहार भी। अब बात करते हैं थोड़ा सा राजनीतिक व्यवस्था पर, यानी इनकी राजनीतिक स्थिति क्या होती है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करूं
इनकी राजनीतिक व्यवस्था में न्याय दिलाने के लिए एक विशेष प्रकार की संस्था बनाई जाती है जिसे हम बिरादरी पंचायत कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रमुख है बिरादरी पंचायत, और बिरादरी पंचायत में कुल 5 सदस्य होते हैं। तो बिरादरी पंचायत होगी इनकी राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रमुख संस्था जिसके तहत न्याय दिलाने की प्रथा होती है। तो इसमें जो अधिकारी होते हैं या जो लोग होते हैं, सबसे बड़ा अधिकारी इसमें तख्त कहलाता है, तख्त। और तख्त शब्द क्या हो गया, बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी। उसके पश्चात इसमें मुफिस होता है जो तख्त से छोटा होता है। मुफिस के बाद दरोगा होता है। दरोगा के बाद 2 सिपाही रखे जाते हैं। तो टोटल मिलाकर के ये 5 सदस्य होगी। और कमाल की बात देखिए, कमाल की बात क्या है कि ये जितने भी पद होते हैं वे वंशानुगत होते हैं। यानी जो पहले तख्त था तो उसका बेटा भी तख्त ही बनेगा, यानी जो मुफिस था उसका बेटा भी मुफिस बनेगा, यानी एक प्रकार से राजशाही परिवार की तरह। तो ये पहले चलता था, लेकिन अब इनमें नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि वर्तमान में बोक्सा परिषद बना दिया है। यानी जो पहले बिरादरी पंचायत होती थी ना, वो अब बदल गई है बोक्सा परिषद में। तो अब इस जमाने में बोक्सा परिषद होता है। तो इतनी सारी जानकारी बोक्साओं से रिलेटेड। देखो फिर से एक क्विक रिवीजन करते हैं कैसे। बोक्साओं की बात करें, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाना है वो मैं बताता हूं। बुक्सा से रिलेटेड क्या हो जाता है, बुक्सा से रिलेटेड हो जाएगा कि पहला निवास इनका कहाँ था, बनबसा। और उसके बाद आईन अकबरी के अनुसार अगर पूछा जाए तो बुक्साड़। अगर बनबसा पूछे वो भी उत्तर सही है और बुक्साड़ पूछे वो भी उत्तर सही है, लेकिन इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है बुक्साड़, क्योंकि बुक्साड़ शब्द रुद्रपुर का पुराना नाम भी था, इसलिए अभी वर्तमान में बुक्साड़ में ही ज़्यादा पाए भी जाते हैं। ये हो गए 2 ऐतिहासिक पॉइंट से। इधर आ जाएं तो मंजरा शब्द याद रखें। मैंने बताया था कि मंजरा का मतलब होता है गांव। तो ये 173 मंजरा में निवास कर रहे हैं वर्तमान में। 1981 सन बहुत ही ज़्यादा खास है भाई, आदिम जनजाति घोषित की गई है। फिर अगर वर्तमान निवास की बात करें तो 61% उधम सिंह नगर और रामनगर में। तो उधम सिंह नगर बोले तो उधम सिंह नगर में ही सर्वाधिक संख्या है बुक्सा जनजाति की। ये बात होगी। ऐसा भी पूछ सकता है कि उधम सिंह नगर और नैनीताल के अलावा कहाँ कहाँ है, तो कोटद्वार देहरादून। इतनी सी बात। इनमें यह बात याद रखें कि स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार पहले से ही दिया जाता था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक ये सब कुछ हो गया है, ये सभी में है। यहाँ पर ये यूनिक बात है, तो यूनिक बात आप याद रखिए। धार्मिक व्यवस्था में याद रखें चामुंडा देवी, बस ज़्यादा धार्मिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ है नहीं इनका। एक ग्राम खनेटी देवी याद रखेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा खास है। तंत्र मंत्र विद्या करने वालों को भरारे कहा जाता है, ये भी शब्द याद रखेंगे। और बुज्जा जो है ये एक मतलब कि अदृश्य आत्मा को पूछते हैं। ये सारी बातें हो गई हैं। और इनके गोत्र पूछे जाते हैं भाई, कितने गोत्र हैं, 5। पांचों गोत्र के नाम हम याद रखेंगे। इनकी बोली टॉप मोस्ट, सबसे टॉप की बात यही है इनकी बोली। और त्योहार बोले तो चैती, और मेला बोले तो वही चैती का मेला, और जिसमें घोड़ों का व्यापार होता था की बात कर रहा है, लेकिन अब नहीं होता है। और बिरादरी की बात करें तो बिरादरी का सबसे बड़ा होता है तख्त। और अभी ऐसा पूछा जा सकता है कि बोक्सा परिषद किस चीज़ को बदल करके बनाया गया है, तो बोक्सा परिषद बनाया गया है बिरादरी को खत्म करके या बिरादरी में परिवर्तन करके। इतनी सारी जानकारी थी। तो ये चित्र आपको कैसा लगा, इस चित्र के बारे में भी ज़रूर बताएं। बहुत मेहनत से बनाया है ताकि आप लोग इसे अच्छे तरीके से समझ सकें। बाकी इनके रूप स्वरूप के बारे में ज़्यादा इतने विशेष भी नहीं है, इनकी भाषा ही ज़्यादा खास थी। तो ये वीडियो होगी हमारी आज की ख़त्म। इसमें आपको कितनी जानकारी मिलती है आप ज़रूर आकर के कमेंट में बता दें। और इसके साथ हम उत्तराखंड इतिहास भी साथ में पढ़ा रहे हैं, और फिजिकल को लगभग हमने चैनल पर कंप्लीट कर रखा है, आप उसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देखें। और साथ ही साथ हिंदी भी पढ़ाएंगे, और कई लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप जीएस भी पढ़ाएं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जीएस में ज्योग्राफी हिस्ट्री को भी आपको क्लियर करूं, और साथ ही साथ पॉलिटी भी क्लियर करूं। तो हमारे चैनल में बने रहें, आपके एग्ज़ाम आते आते मैं आपका लगभग कोर्स पूरा करा दूंगा। मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको अदर किसी बुक्स
या अदर किसी सोर्स को देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। 100% गारंटेड नॉलेज आपको यहाँ से मिल रहा है और टोटल सारा क्लियर मिल रहा है। तो इतना सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर करें, शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है और मैं और अच्छे तरीके से वीडियो प्रेजेंट करने का प्रयास करूँगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।